दिसंबर 1941 को क्या हुआ है? आजाद हिंद फौज का गठन। ठीक, आजाद हिंद फौज का गठन 15 दिसंबर 1941 को हुआ और किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह। ये सब पीछे बातें हो चुकी है। और इसने कैप्टन मोहन सिंह ने किसको देखकर, किससे प्रोत्साहित होकर के इसका गठन किया? फुजीहारा। ये कौन थे? जापानी मेजर। हाँ, जापानी मेजर फुजीहारा के से प्रभावित होकर ही इन्होंने क्या किया? कहाँ किया था पहले तो ये बताओ? सिंगापुर बनाया। सही है। कौन कौन शामिल था इसमें? कौन कौन शामिल था? भारतीय, देखो ब्रिटिश सैनिक अगर देखा जाए ब्रिटिश सेना में शामिल वो भारतीय सैनिक वो क्या करते थे? ब्रिटिश सेना में शामिल थे। अब ब्रिटिश सेना में जब वो शामिल थे, अब ब्रिटिश सेना में शामिल है और वही क्या करते हैं? जापान के लोग क्या कर देते हैं? इनके सामने आत्मसमर्पण कराने आ जाते। तब उन्होंने जापान के सामने आत्मसमर्पण किया था, उन्हीं सिपाहियों को आजाद हिंद फौज में शामिल किया। ठीक, इसको हमने बताया था मार्च 1942 में रासबिहारी बोस ने टोक्यो में इंडिपेंडेंस की लीग की स्थापना की थी। ये सब बता दिया था। आप बताओ कहाँ से बताया था? जापान गवर्नमेंट की स्थायी सरकार क्या प्रदान अच्छा, जापान में स्थायी सरकार को जब इसने देखो अक्टूबर 1943 में, हमारी बात सुनना, अक्टूबर 1943 में क्या किया गया? एक सरकार का गठन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? अस्थायी सरकार का गठन किया और जिसका मुख्यालय कहाँ? जिसका मुख्यालय अन्य मुख्यालय रंगून में स्थापित किया। जर्मनी और जापान ने इसे अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। जर्मनी तथा किसने? और जापान ने क्या अस्थायी सरकार की मान्यता प्रदान कर दी थी। उसी में एच.सी. चटर्जी वित्त मंत्री थे और M.A. संचार मंत्री थे, लक्ष्मी स्वामीनाथन। ये बात हुई थी। आजाद हिंद फौज में 3 ब्रिगेडें, आजाद हिंद फौज में जो है वो ब्रिगेडें 3 ब्रिगेड थी। 3 ब्रिगेड थी। कौन कौन ब्रिगेड थी? एक नेहरू ब्रिगेड, नेहरू, गांधी और आजाद। आजाद है सुभाष है? आजाद ब्रिगेड या सुभाष ब्रिगेड? सुभाष ब्रिगेड नाम डालो। आजाद ब्रिगेड नहीं, सुभाष ये सब ब्रिगेड नाम डाल लेना। ब्रिगेड झांसी ब्रिगेड तो थी सर। अब सुनो, महिलाओं के लिए अलग एक बात आती है कि महिला रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक ब्रिगेड और बनाई गई थी, वो अलग है। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक अलग से ब्रिगेड बनाई गई थी जो महिलाओं में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के नाम से निर्माण हुआ। ये ब्रिगेड अलग है, वो 3 ब्रिगेडें अलग हैं। ठीक, अब मलेशिया में जो अलग टाइम से क्या नहीं हुई, उसी टाइम की महिला ब्रिगेड अलग है, 3 ब्रिगेडें अलग है, वो तीनों। अच्छा लिखो पहले क्यों बता। आजाद हिंद फौज में 3 ब्रिगेड का गठन किया गया। आजाद हिंद फौज में 3 ब्रिगेड का गठन किया गया। हाँ, आजाद हिंद फौज में 3 ब्रिगेड का गठन किया गया। पहले लीजिए गांधी, पहले नेहरू ब्रिगेड या जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड लिख लीजिए, सुभाष ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड क्या लीजिए? रानी लक्ष्मीबाई के नाम, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर महिलाओं ने
महिलाओं के कौन सी ब्रिगेड बनाई गई थी? महिलाओं हेतु रानी लक्ष्मी झांसी रेजिमेंट, रानी लक्ष्मी झांसी रेजिमेंट का गठन किया गया, अब देखो आजाद हिंद फौज में कितनी, ये 3 ब्रिगेड है, चौथी ब्रिगेड ये मान के चले, ये रेजिमेंट का गठन किया गया, 4 हो गए। अब देखो मलेशिया में क्या हुआ, मलेशिया में सैनिकों का आवाहन करते हुए, मलेशिया में ही सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि सैनिकों का आवाहन करते हुए कहा था कि तुम मुझे भूल दो, मैं तुम्हें आ जाऊंगा, मतलब तुम हमारे पीछे लड़ोगे, क्रांतिकारी परिवर्तन के दायरे में अंग्रेजों से लड़ोगे और तुम मुझे भूल दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सब उन्होंने मलेशिया में कहे। ये बात नीचे देखो, मलेशिया में सैनिकों का आवाहन करते हुए नेताजी ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, का नारा दिया। 6 नवंबर 1943 को क्या हुआ कि 43 को जापान ने क्या किया, अपने यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुना है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो अंग्रेजों से जीत लिए। अब जीत करके किसको सौंप दिए? सुभाष चंद्र। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जापान ने अंग्रेजों से जीत लिए। अब जीत करके उन्होंने क्या किया कि आजाद हिंद फौज को समझ लीजिए सौंप, आजाद हिंद फौज को जब सौंप दिए तब सुभाष चंद्र बोस या नेताजी इन्होंने क्या किया, अंडमान द्वीप का नाम क्या रखा, और निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा, तब उन्हीं का नाम बदल दिया। नीचे देखो 6 नवंबर 1943 को 6 नवंबर 1943 को 6 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप जीतकर आजाद हिंद फौज को सौंप दिए, नेताजी ने अंडमान द्वीप का नाम, नेताजी ने क्या किया, उस अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप, अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप। दूसरी लाइन निकोबार द्वीप का नाम क्या हो जाएगा, स्वराज द्वीप। अब देखो आजाद हिंद फौज एक तरफ से अंग्रेजों से लड़ने लगती है और लगातार लड़ाई स्टार्ट। अब सदैव अंग्रेजों को दबाव में लेकर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, 6 जुलाई 1944 को, हमारी बात समझना, 6 जुलाई 1944 को नेताजी ने आजाद हिंद रेडियो प्रसारण के माध्यम से गांधी जी से एक प्रार्थना
ठीक, उन्होंने क्या किया, आजाद हिंद प्रसारण के माध्यम से गांधी जी से भारतीय स्वतंत्रता में युद्ध करने के लिए आशीर्वाद मांगा। जो प्रार्थना की, उन्होंने कहा कि स्वाधीनता के लिए अंतिम युद्ध है ये, गांधी जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीत जाऊं। और इस दौरान फिर गांधी जी ने पहली बार जब 6 जुलाई 1944 को जब सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था कि रेडियो के प्रसारण माध्यम से महात्मा गांधी जी से अंतिम युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगा, और तभी उन्होंने पहली बार राष्ट्रपिता शब्द का ठीक राष्ट्रपिता शब्द कहकर संबोधित किया। और जब राष्ट्रपिता कहकर संबोधित की रेडियो प्रसारण के माध्यम से, उधर कैप्टन सहनवाल के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की एक बटालियन जापानी सैनिकों के साथ भारत से बर्मा सीमा पर आक्रमण करने के लिए भी गई, और भेजी किसने, सुभाष चंद्र बोस। जब दूसरी उधर फौज गई और 18 मार्च 1944 को जो आजाद हिंद फौज ने क्या किया कि जो रंगून का सीमा क्षेत्र है, जो भारतीय सीमा, वहां पर पहली बार तिरंगा झंडा उसने फहराया। जब वहां तिरंगा झंडा फहरा करके मई 1945 में ब्रिटेन ने क्या किया, मई जब यहाँ तक तो बात ठीक है, उधर ब्रिटेन भी तो बराबर विश्व युद्ध में जो व्यस्त है, यहाँ भी तो व्यस्त है। इसी आधार पर ब्रिटेन ने जब रंगून को कब्जा कर लिया, आजाद हिंद फौज की सेना, ब्रिटेन ने उस पर हमला बोल दिया, और हमला बोल करके क्या किया, उस पर पुनः अधिकार कर लिया, और आजाद हिंद फौज के जो सैनिक हैं उनको आत्मसमर्पण करना। हमारी बात समझना, ये बात कब की है, ये है 1945, क्योंकि जब जापान हारने लगा था, जापान पर हिरोशिमा नागासाकी पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर कब 6 और 9, जो ये नागासाकी और ये हिरोशिमा, बड़ी मतलब हिरोशिमा मतलब 6 अगस्त और नागासाकी 9 अगस्त 1945। ठीक, ये जब क्या किए गए, परमाणु बम या एटम बम, ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। हमारी बात समझना। अच्छा, ऊर्जा किसी से जो कि नाभिकीय विखंडन की या संलयन की, संलयन की, नाभिकीय संलयन की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, नाभिकीय विखंडन की कम है। सूर्य में ऊर्जा कौन सी है, संलयन की, संलयन की। याद रखना, ये विखंडन पर थे तब तो बहुत प्रभावित हुआ, अगर संलयन पर होता तो जापान का आज चला जाए। ये हालात थे, इनकी कहानी एक बार हम आपको सुना चुके थे, इसलिए नहीं बताएंगे। ठीक, जब ये हार चुके थे, हारने के कारण इधर स्वराज जी जो इधर ये लोग भी हारने लगे थे, जब आत्मसमर्पण कर दिया था, अब यहीं पर नेताजी ने भारतीय, देखो तब जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है, जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को कहा, जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा कि भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार जो है वो सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा कि भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार है वो सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस को इतनी जल्दी हराना कोई आसान नहीं है, लेकिन 18/8/1945 को ताइवान के ताइपू हवाई अड्डे पर नेताजी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ऐसी बात कही जाती है। लेकिन ये संदेहास्पद है, ये संदेहास्पद है। आजाद हिंद फौज के जो लोग सैनिक थे उनको यहाँ पर पकड़ लिया गया, और पकड़ने के बाद जो बर्मा रंगून पर कब्जा, पुनः ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, उनको क्या किया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर उन्हीं पर मुकदमा चलाया है, याद है तो बहुत बड़ा होगा। फिर क्या हुआ, पर इन्हीं के विरोध में अब इन पर मुकदमा चला, उसी के विरोध में पूरे देश में क्या हुआ, हड़ताल हुई। अब हड़ताल होने के दौरान यहीं पर 12 नवंबर 1945 को क्या हुआ, आजाद हिंद फौज दिवस मनाया, आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। तब कांग्रेस ने क्या किया, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाव के लिए एक समिति गठित की, और समिति को गठित करके
उसमें कई सदस्यों को शामिल किया और शामिल करके कहा कि एक वकीलों की कमेटी बनाई जो भारतीय वकील हैं। उन्होंने कहा वो सब मिलकर के क्या करेंगे, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों की पैरवी करेंगे, ठीक अंग्रेजों के साथ। आगे चलिए, पहले इसको लिखिए, क्या लिखा, आशीर्वाद मांगा, आशीर्वाद मांगा। 6 जुलाई 1944 को 6 जुलाई 1944 को यहाँ से 6 जुलाई 1944 को नेताजी ने आजाद हिंद रेडियो प्रसारण, आजाद हिंद रेडियो प्रसारण, आजाद हिंद रेडियो प्रसारण के माध्यम से गांधी जी से भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय स्वाधीनता के अंतिम युद्ध हेतु आशीर्वाद मांगा। इसी दौरान नेताजी ने पहली बार गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। कैप्टन सहनवाज के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की एक बटालियन जापानी सैनिकों के साथ भारत बर्मा सीमा पर आक्रमण के लिए भेजी। 18 मार्च 1944 के लिए भेजी। 18 मार्च 1944 आजाद हिंद फौज ने भारतीय सीमा पर तिरंगा फहराया। मई 1945 को ब्रिटेन ने रंगून पर पुनः, रंगून मतलब बर्मा, मई 1945 को ब्रिटेन ने रंगून पर पुनः अधिकार कर लिया। तब आजाद हिंद फौज के सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इंपॉर्टेंट करके लाइन डालना। नेहरू ने नेताजी को भारतीय देशभक्ति की नेहरू ने नेताजी को
भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार का 18/8/1945 को ताइवान के ताइपू हवाई अड्डे पर ताइवान के ताइपू हवाई अड्डे पर ताइवान के ताइपू हवाई अड्डे पर नेताजी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इनकी भी पुष्टि है। इसके नीचे डालो आजाद हिंद फौज मुकदमा। पहले को करते हैं ये, हाँ इनसे पहले, हाँ उससे पहले पकड़ेंगे। आजाद हिंद फौज मुकदमा, आजाद हिंद फौज मुकदमा। ब्रिटिश सरकार फौज द्वारा उनके प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप में ब्रिटिश सरकार फौज द्वारा उनके प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप में, पहले तो ब्रिटिश में ही है, तोड़ने के आरोप में नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। इसके विरोध में देशव्यापी हड़ताल, इसके विरोध में देशव्यापी हड़ताल 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। और देखो जब ये गिरफ्तार कर लिए गए और गिरफ्तार करने के बाद इनका बचाव भी तो जरूरी है। बचाव करने के लिए क्या किया गया, एक हिंदू समिति का गठन किया, हिंदू बचाव समिति, हिंदू बचाव समिति। हिंदू बचाव समिति का गठन किया गया और इसका कार्य केवल यही था कि इस समिति में सभी वकील और वो पूरी समिति क्या करेगी, लाल किले पर जो मुकदमा चलाया जा रहा है उस पर क्या करेंगे, उसकी पैरवी पूरे छुड़ाने की। क्या ये छोड़े जाते हैं कि नहीं? छोड़ दिए जाते हैं। ध्यान रखना। देखिए गठन कांग्रेस द्वारा, पहले जानिए गठन कांग्रेस द्वारा फौज के सिपाहियों के बचाव। हाँ, वायसराय के वीटो से ही प्राप्त होकर के उन्हें छोड़ दिया जाता है। ठीक है। गठन कांग्रेस द्वारा फौज के सिपाहियों के बचाव हेतु ठीक है। सदस्य भूलाभाई देसाई, ये पूछ लिए जाते हैं। भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में वकीलों का दल
वकीलों का दल तैयार हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, केवल तभी जरूरत पड़ती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ कटारू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ कटारू, आसफ अली, कैलाशनाथ कटारू, आसफ अली व बख्शी टेकचंद शामिल थे। हाँ, टेकचंद शामिल कटारू, आसफ अली और ये बख्शी टेकचंद शामिल थे। हाँ, टेकचंद बख्शी पहले जान लीजिए शाही नौसेना का विद्रोह। शाही नौसेना का विद्रोह, एक शाही नौसेना का विद्रोह हुआ था 18 फरवरी 1946। 18 फरवरी 1946। अच्छा, ये सेना थी किसकी? ब्रिटिश की। आपको बता दें, ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक नौसेना, ठीक, ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक नौसेना का गठन किया था और उस सेना का क्या नाम रखा उन्होंने? रॉयल इंडियन नेवी। ठीक, शाही सेना के नाम से जानी जाती है, रॉयल इंडियन नेवी। एक रॉयल इंडियन नेवी के नाम से ये सेना जानी, यही शाही सेना, इसी का दूसरा नाम है शाही सेना के नाम से जानी जाती थी। और इसमें भारतीय तथा अंग्रेज नाविक तैनात, और इसी में कौन कौन थे? एक तो भारत के और प्लस कहाँ के? अंग्रेज। ये कहते थे इसमें दोनों तरीका के नाविक क्या थे? तैनात। ये दोनों तरीके के नाविक इसमें तैनात थे, लेकिन जो भारतीय सिपाही होते थे उनका कोई सम्मान नहीं होता था, उनका वेतन भी कम होता था। अब क्या हुआ था कि ये जो तैनात थे, इस घटना और ये जो घटना होती है, ये घटना स्थान का नाम आपको बता दें, ये कहाँ की? बम्बई। ये घटना कहाँ हुई? जो नौसेना विद्रोह हुआ ये बम्बई में हुआ। और बम्बई में क्या किया गया? HNIS तलवार, आगे बता दीजिए, तलवार। ये क्या है? किसका? जहाज। जो तलवार नाविकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। और यहाँ पर अंग्रेज और भारतीय सैनिकों के बीच नस्लीय भेदभाव था। इस नस्लीय भेदभाव के कारण भारतीय जो लोग थे वो परेशान थे, और इधर देख भी रहे थे कि अंग्रेज हमारे सामने झुक रहे हैं। तो इस नौसेना ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, जिसमें एक नाविक है BC डक। एक नाविक है, इसने क्या किया? उस पर जहाज की दीवारें दी। जहाज की दीवारों पर क्या लिखा? अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये लाइनें उसके दीवार की जहाजों पर लिखी। अब ये लाइन भाई अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखने के कारण
इसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब इसे गिरफ्तार कर लिया तो समर्थन में कम से कम जब इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसके समर्थन में छुड़ाने के लिए उसी सेना के क्या ये नेवी के 1100 कर्मचारी इसे 1100 कर्मचारी हड़ताल और उन्होंने हड़ताल कर दिया और हड़ताल की बात फैलते पहुंचते मतलब हड़ताल जैसे शुरू हुई तैसे कराची के नाविक भी हड़ताल कर जब इधर लगभग 1100 कर्मचारी हड़ताल पर पहुंच गए ये खबर कराची पहुंच गई। जब कराची पहुंची तो कराची में भी हड़ताल हो गई। अब कराची में भी हड़ताल हो गई, जहां सुनते वही हड़ताल होती चली जा रही। समर्थन में पंजाब गोंडवाना सहित कम से कम पंजाब गोंडवाना और इन सभी क्षेत्रों में हुआ कि वहां के नाविकों ने क्या कर दिया, हड़ताल मचा। लगभग 20 जहाजों पर विद्रोह है, लगभग 20 जहाजों पर ये विद्रोह फैल गया। अब मुंबई में इस विद्रोह के व्यापक जन समर्थन मिला। इसमें मजदूरों तथा सभी ने मजदूर भी हिस्सा लेने लगे, नाविक भी हिस्सा लेने लगे। और काम क्या था, क्या मांग थी? मांग थी कि तलवार जहाज के कमांडर विंग को बर्खास्त किया और साथ में नाविकों के साथ नाविकों को अच्छा खाना दिया जाए। दूसरी बात, सभी राजनीतिक कैदी जो आजाद हिंद फौज के लोग बंद किए गए हैं उनको सबको छोड़ दिया जाए, तत्काल रिहा किया जाए। जातिवाद और नस्लवाद को खत्म करके गोरे तथा भारतीय नाविकों को समान वेतन दिए। जो नाविक शब्द का प्रयोग करते हैं भारतीय सेना के रूप में बात है, ठीक, समान वेतन दिया जाए। और इस संघर्ष जब ये बातें तीन ही मांगे उन्होंने रखी, इन मांगों को रख करके क्या किया कि इसका नेतृत्व कर रहा था वो एमएस खान, जो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था उसका नाम है एमएस खान। इसका नेतृत्व कर रहा था किसका, शाही नौसेना के विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। और यह हड़ताल में सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्रिटिश सरकार की, देखो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा कि ब्रिटिश सरकार का पक्ष मजबूत है, तब उन्होंने शाही सेना के सैनिकों को हस्तक्षेप करके समझाया और समझा जाकर के 24 फरवरी 1946 को क्या किया, आत्मसमर्पण करवाया। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए ये कहा था कि हम आपके सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ना कि ब्रिटेन के सामने। ठीक, ये ब्रिटेन के सामने कहा हमने आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। नौसेना विद्रोह कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज जो कराची में हुआ था उसमें हिंदुस्तान नामक जहाज था। ठीक, दूसरी बात, विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल गोल्डरेन क्या इन शब्दों को हम बोल के ही लिखाएं, आप अपने शब्दों में लिख सकते हो? लिखो, आप जहां पर बोलो हमसे पूछो, आप अपने शब्दों में काफी में लिखो। हम हर बार लिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं आप भी लिखने की हमें ऐसे लिख लिया निर्देश सुनो तो फिर से बता देंगे, बता फिर से देंगे। देखो, शाही नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946, हमारे पहले बात सुनो, शाही नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ। ये नौसेना ये सेना किसे, रॉयल इंडियन नेवी के नाम से सेना थी और इसमें भारत और अंग्रेज दोनों नाविक तैनात थे। इसमें नस्लीय भेदभाव के कारण यहाँ पर ये विद्रोह हुआ। विद्रोह के कारण एक कई थे, जो अंग्रेजों का एडमिरल है गोल्डरेन, वो क्या करता, भारतीयों को खाना अच्छा नहीं देता था, अंग्रेजों को अच्छा खाना देता। वेतन भी दोनों को कम ज्यादा है, अंग्रेजों का ज्यादा है और हिंदुस्तानियों का कम है। और क्या है, बहुत जितनी नस्लीय भेदभाव कि तुम काले हम गोरे, अधिकार भी कम, इन्हीं सभी चीजों को लेकर के बंबई के NHIS तलवार नामक जहाज पर विद्रोह हुआ। विद्रोह में क्या, बीसी दत्त ने जहाज की दीवारी पर लिखा कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और जब इसने लिख दिया तब बीसी दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद जब लोगों ने जाना बीसी दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहां के 1100 क्या हुए नाविक, वो सभी कहाँ उतर आए,
हड़ताल करने लगे। हड़ताल, ये खबर जब कराची में पहुंची तो कराची में भी हड़ताल हो गई, पंजाब गोंडवाना में हड़ताल हो गई, और इसका विद्रोह का नेतृत्व एमएस खान कर रहा था। जब एमएस खान विद्रोह कर रहा, उसने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा कि ब्रिटेन के जो पक्ष है वो भारी है, इसलिए इनके सिपाहियों को उन्होंने समझाना शुरू किया, और समझाने के दौरान उन्होंने क्या किया, इसकी डेट बता दें आपको, और 24 फरवरी 1946 को, 24 फरवरी 1946 को क्या किया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करते हुए सिपाहियों ने कहा कि मैं आपके सामने आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, न कि ब्रिटेन के। ठीक, नौसेना विद्रोह कराची में, हिंदुस्तान नामक कराची में हुआ था। ये हिंदुस्तान नामक जहाज, हिंदुस्तान नामक जहाज पर कराची में ये विद्रोह हुआ। ठीक, ध्यान रखना। अब विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष कौन था? मेजर। ठीक, लिख पाओ कि नहीं लिख पाओ? चलो ठीक है, लिखा है कि नहीं? पक्का? ठीक है, आगे आओ। INS तलवार भी उसे लिख देते हैं, बना नहीं INS उसका बैच करते थे, तभी INS तलवार बनते थे। इसके नीचे डालो टैबलेट मिसाल, जल्दी लिखो। अगला डालिए पैट्रियटिज्म 1946 देखो पैट्रियटिज्म 1940 की बात बता दें, इसका पहले गठन कब किया गया था? पैट्रियटिज्म 1940 का गठन फरवरी 1940 में इसका गठन किया। ध्यान रखना, फरवरी 1940 में गठन किया था। अब किसने, कहा पहली बार तो कहा? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के देखो बता दे, उस समय वहां पर 1945 में जब चुनाव हुए, ब्रिटेन में 1945 में चुनाव हुए थे, और चुनाव होने के दौरान
वहां पर लेबर पार्टी की सरकार बनी और लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। ठीक, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा, किसका गठन किया गया? लेबर पार्टी के हैं क्लेमेंट एटली के द्वारा। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी रखी थी? सदस्य संख्या 3। ठीक, सदस्यों की संख्या 3 इन्होंने रखी। कौन कौन? एक है सर पैट्रिक लॉरेंस, सर पैट्रिक लॉरेंस। ये दूसरे कौन है? हाँ, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे एबी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य आए थे कैबिनेट मिशन में। और जो पैट्रिक लॉरेंस, आपको बता दें, जब क्लीमेंट एटली बने थे तो पिछले वाले भारत सचिव को उन्होंने बदल दिया था और बदल करके उनके स्थान पर कौन भारत सचिव लाए? पैट्रिक लॉरेंस। ये क्या थे उस समय? भारत सचिव। आपने जब पढ़ा था तब भी क्या पढ़ाया था? ऐसा नहीं होगा, ऐसे ही तब। हाँ, तब दोनों में अलग अलग बात आगे आगे। दूसरे व्यापार बोर्ड के स्टेट बोर्ड क्या है? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। और उस समय वो क्या थे? व्यापार बोर्ड। और एबी अलेक्जेंडर क्या थे? ये नौसेना मंत्री। ध्यान रखना, ये क्या है? नौसेना मंत्री। ये नौसेना मंत्री तीनों लोग ये जब आए हैं, यही कैबिनेट मिशन 1946 में आए। इनका उद्देश्य क्या था? ये तीनों भेजे गए हैं, इनका उद्देश्य क्या है? कैबिनेट मिशन का उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना या भारत में सत्ता शांतिपूर्वक हस्तांतरित करना या भारत को शांतिपूर्ण सत्ता, भारत में शांतिपूर्ण सत्ता, ये शब्द ज्यादा सही है। भारत में शांतिपूर्ण सत्ता की स्थापना करना, ये कैबिनेट मिशन का उद्देश्य। ठीक, और इसी के लिए सत्ता देने के उपाय तलाशने, यही पर बात लिखा, सत्ता देने के उपाय तलाशने। इसके नीचे ये लिख लीजिए, उसके नीचे बात लिखो, सत्ता देने के उपाय तलाशने व संविधान तैयार करने की, कार्यप्रणाली तैयार करने या कार्यप्रणाली तय करने हेतु क्या हुआ? भारत में कैबिनेट मिशन, ठीक, तय करेंगे। अब देखिए, जब आपको बता दें, क्लीमेंट एटली जब प्रधानमंत्री बन गए, जब कैबिनेट मिशन भारत में आया, अब भारत में आने के बाद क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की थी कि 30 जून 1948 को भारतीयों को उनको सत्ता सौंप दी जाए। ठीक, क्लीमेंट एटली ने ये बात कही थी और एटली ने लॉर्ड बैबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भेजा था, तभी केवल सत्ता हस्तांतरण करने के लिए, क्योंकि बैबल इतना उदारवादी प्रवृत्तियां नहीं सोच पा रहे थे जितना क्लीमेंट एटली सोच पा रहे थे। इस स्थिति के आधार पर उन्होंने क्या किया? लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में नियुक्त किया और क्या किया? जो बैबल है, बैबल ने ब्रेक टाउन प्लान के तहत 31 मार्च
31 मार्च 1947 को भारत को जोड़ने का सुझाव किया। हमारी बात सुनना, ये बात नोट करके पहले पहले डालो ऊपर से। क्लेमेंट एटली की घोषणा, क्लेमेंट एटली की घोषणा क्या एटली की घोषणा, एटली ने कब घोषणा की थी? एटली की घोषणा पहले डालिए कब? 20/02/1946 रहेगा, 47 रहेगा। हाँ 1947 की है। अब नीचे डालो, उस समय किसने की थी? पीएम एटली, हमने 60 में लिख दिया एटली। पीएम क्लेमेंट एटली, एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, एटली ने क्या किया? हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की, हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की 30 जून 1939 तक, हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की 30 जून 1948 तक भारतीयों को उनकी सत्ता सौंप दी जाए, भारतीयों को उनकी सत्ता सौंप दी जाए। तभी इस बात के लिए एटली ने क्या किया था? एटली ने क्या किया कि आपको पहले बता दे, लॉर्ड जो क्या नाम बेबल है, लॉर्ड बेबल ने एक प्लान बनाया था, ब्रेक डाउन प्लान। अब ब्रेक डाउन प्लान के माध्यम से ब्रिटेन के निवासियों को निश्चित किया था कि आप भारत को छोड़ दें तभी बेहतर है, अगर नहीं छोड़ोगे तो हम ही लोगों का नुकसान होगा। अब क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला नहीं है, हमें हर हालत में भारत छोड़ना ही पड़ेगा। ये सुझाव दिया था उन्होंने, वो प्लान बनाया गया था, उसको का नाम देते हैं ब्रेक डाउन प्लान। पहले नीचे डालो, इटली ने बेबल के स्थान पर, इटली ने बेबल के स्थान पर, बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय कहा जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो गवर्नर जनरल ही है। ये सब शब्द लिखते हैं कि गलत है, लेकिन वास्तविक वही है कि आपने ढूंढा था, दूसरी जगह नहीं ढूंढा। ये कि वायसराय ये किया था, ये बताओ क्या वायसराय का परिणाम बदला गया या नहीं बदला गया? हाँ, घोषणा कर दी गई थी। 1935 के अधिनियम को सही से पढ़ना, लक्ष्मीकांत वाली किताब किसी के पास हो, पॉलिटिकल साइंस, उसमें देखना जाके कि जो 1935 का अधिनियम है उसमें वायसराय नाम का पदनाम बदल करके गवर्नर जनरल फिर कर दिया गया किताब, ठीक। लेकिन ये चलता वायसराय रहा ही। इटली ने बेबल के स्थान पर, इटली ने बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। इटली ने बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। नीचे डालो नोट, देखो ये बेबल ने ही एक प्लान बनाया। नीचे डालो नोट, बेबल ने ब्रेक डाउन प्लान, ब्रेक डाउन प्लान
बेबल ने ब्रेक डाउन प्लान के तहत 31 मार्च 1947, ये क्वेश्चन जल्दी आपकी किताबों में मिल रहा है, किताब पढ़ने बैठे आप लोग बताइए, ये मिल रहा है नहीं? बेबल ने ब्रेक डाउन प्लान के तहत 31 मार्च 1947 तक अंग्रेजों को भारत छोड़ने का सुझाव दिया। अंग्रेजों को भारत छोड़ने का सुझाव दिया। ये जो नोट में आपको जो क्वेश्चन लिखा है, ये बहुत कम ही किताबों में इसका उल्लेख किया जाएगा। पहली बार उल्लेख आपको मिलना मुश्किल है, ऐसी बात नहीं मिला नहीं, मिलता है लेकिन बड़ा कैसे कहा, आराम से ठीक है, आराम से ठीक। इसके आगे लिखो नहीं है 22 मार्च 1947 को 22 मार्च 1947 को लॉर्ड बेबल, आज इसको समाप्त करना है। लॉर्ड बेबल 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन लिखो, बेबल नहीं, सॉरी, लॉर्ड माउंटबेटन को लॉर्ड माउंटबेटन 34वें व अंतिम वायसराय के रूप में भारत आए। अंतिम वायसराय के रूप में भारत आए हाँ अंग्रेजी का तभी नहीं, अंतिम बात ब्रिटिश तो है। देखो ब्रिटेन का अंतिम वायसराय है, भारत के वो पहले वायसराय है। वो तो उसको तो अभी बता देंगे, पहले इसको लिख लीजिए। क्या लिखा है? अंतिम वायसराय के रूप में भारत आए 15 अगस्त 1947 का दिन। 15 अगस्त 1947 का दिन 15 अगस्त 1947 का दिन स्वतंत्रता हेतु निर्धारित किया। स्वतंत्रता हेतु निर्धारित किया। 3/6/1947 3/6/1947 को कौन सा महीना पड़ेगा? 3 जून 1947 को हमारी पहले बात समझना। पहली बात अंतिम वायसराय जो है ब्रिटिश के अंतिम वायसराय कौन? लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता देने की बात कही। अब बात तय करके एक प्लान तैयार किया। अब प्लान तैयार करके और उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को दिया। तब अगर आपको बता दें, ब्रिटिश प्रधानमंत्री को उन्होंने प्लान बनाकर दिया 3 जून 1947 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री को प्लान प्रस्तुत किया ताकि हम इस प्रकार से सत्ता को हस्तांतरित करें और ऐसे ऐसे भारत छोड़ने की बात कही। ठीक यही बात ये 3/6/1947 को पीएम इटली, प्रधानमंत्री इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में योजना प्रस्तुत की। अब जैसे इन्होंने योजना दी वैसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने भी योजना को प्रस्तुत कर दिया, योजना प्रस्तुत की। अब देखो माउंटबेटन योजना क्या थी, पहले तो कोई हमें बता सकता है तो बताओ। माउंटबेटन योजना, भाई माउंटबेटन योजना के आधार पर ही तो भारत का बंटवारा हुआ है। तो 60 शब्दों में हमें बताओ माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब हम डाले? 1947
क्या उन्होंने ब्रिटेन में प्रस्तुत किया? तो वो पहले खाता भारत में तैयार होता है, बाद में वहां पर प्रस्तुत किया जाता है। पहले कब? 3 जून 1947 को। और इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, इसका अन्य नाम है 3 जून की योजना डिक्की वर्ल्ड योजना। ठीक, डिक्की वर्ल्ड योजना कहे या माउंटबेटन योजना कहे। 15 अगस्त 1947 नीचे डालो। 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को डोमेनियन स्टेट के आधार पर सत्ता हस्तांतरित की जाए। डोमेनियन स्टेट के आधार पर सत्ता हस्तांतरित की जाए। क्या आपकी किताब में डिक्की वर्ल्ड योजना का शब्द का भी मिलता है? नहीं मिलता होगा, इसके बारे में डोमेनियन स्टेट के आधार पर सत्ता हस्तांतरित की जाए। उसके नीचे लिखो, यह अधिकार होगा, इसको भारत और पाकिस्तान दोनों, यह अधिकार होगा कि चाहे वह राष्ट्रमंडल का त्याग कर सकते, चाहे तो वो राष्ट्रमंडल का त्याग कर सकते। नीचे एक बात नोट करके डालिए, ये भी खास चीज है। उसमें ये लिखिए, डोमेनियन स्टेट के आधार पर सत्ता, डोमेनियन स्टेट के आधार पर सत्ता सौंपने का सुझाव, डोमेनियन स्टेट के आधार पर सत्ता सौंपने का सुझाव लॉर्ड माउंटबेटन को किसने दिया था? कैसे उन्होंने सोच लिया कि माफी के आधार पर ऐसा है? डोमेनियन स्टेट के आधार पर सत्ता सौंपने का सुझाव लॉर्ड माउंटबेटन को सरदार वल्लभ भाई पटेल व बीपी मेनन द्वारा दिया गया। बीपी मेनन द्वारा दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, इन दोनों लोगों ने मिलकर के क्या किया? लॉर्ड माउंटबेटन को बताया कि आप इस तरीके से सत्ता को हस्तांतरित कीजिए। डोमिनियन के लिए बात उन्होंने ही सुझाव दिया था। ठीक, सुझाव दे गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद है, हमने शब्द बीच के हटा दिए। मौलाना आजाद व पुरुषोत्तम दास ने इस विभाजन का विरोध किया। देखो, विरोध लगभग सभी ने किया। खास तौर पर क्लीमेंट एटली की अगर हम बात की जाए तो जो क्लीमेंट एटली आए हैं, और इन्होंने आपको बता दें, जो सुझाव की बात की, जब भारत में आए, इन्होंने क्रम से अगर देखा जाए, लॉर्ड माउंटबेटन ने क्रम से 4 नेताओं से मुलाकात की। एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहली बार मिले, दोबारा सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले, और फिर तिबारा मोहम्मद अली जिन्ना से मिले, चौथी बार लास्ट में महात्मा गांधी जी से मिले। देखो, क्लीमेंट एटली है वो सभी राजनीतिक नेताओं से नहीं मिले, केवल 4 ही लोगों से मिले। याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना और महात्मा। जब इनमें अगर स्वीकार करने की बात आए, जितने भी सब लोगों के आधार पर देखा जाए, सबसे लास्ट में जो बंटवारा स्वीकार करने वाला व्यक्ति है, जो वो कौन है? महात्मा गांधी। हालांकि हमने बीच की बात, जो झगड़ा दंगे हो रहे हैं और इनके बीच में जो मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में प्रवेश होता है, संविधान सभा का चुनाव, ये पोर्टल साइंस में आपको पढ़ाया गया होगा, इसलिए बीच की बातें आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक, ये पहले नीचे वाली इमारत डालो। क्या नीचे लिखो? मौलाना गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, यदि सारा भारत आग की लपटों में गिर जाए,
गांधी जी ने कहा यदि सारा भारत आग की लपटों में गिर जाए तो भी पाकिस्तान नहीं बन सकता है, तो भी पाकिस्तान नहीं बन सकता है। इनका दूसरा कोटेशन देखो, विभाजन मेरे मृत शरीर पर ही होगा, विभाजन मेरे मृत शरीर पर ही होगा। फिर नए पॉइंट से लिखा, गांधी जी ने इस विभाजन को सबसे अंत में स्वीकार किया, गांधी जी ने इस विभाजन को सबसे अंत में स्वीकार किया, गांधी जी ने इस विभाजन को सबसे अंत में स्वीकार किया। जो खान अब्दुल गफ्फार खान है जानते हो, सीमांत गांधी उत्तर पश्चिम सीमा के क्षेत्र में लालकुर्ती सेना का गठन है। जियारंग आंदोलन किस नाम से, कौन सा आंदोलन चला है? खुदाई नहीं, खुदाई गांधी चलाया था लालकुर्ती। ये कौन से आंदोलन के समय में? संजय विज्ञान। जो वही अब्दुल गफ्फार था, कह रहे हैं कांग्रेस से कि उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस ने नेतृत्व करके उनके आंदोलन, उन्होंने कहा कि उनके आंदोलनों को उन्होंने हमारे रेडियो के सामने फेंक दिया। कहने का मतलब अब कांग्रेस अगर क्या करती, विभाजन को स्वीकार करती तो गलत बात। नीचे लिखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके आंदोलनों को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। देखो सेंटेंस पढ़ो, फिर समझ के बताओ क्या समझ पा रहे हैं। उनके आंदोलनों को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। लाइन पढ़ो फिर समझो, फिर बताओ। नहीं समझ रहा, समझ पा रहे हो या नहीं? ठीक, देखो, मौलाना आजाद अगर विभाजन स्वीकार कर लिया तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अगर विभाजन स्वीकार कर लिया तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। पंत का नाम सुना है? क्या नाम है इनका? गोविंद वल्लभ पंत ने कहा हमें पाप या आत्महत्या में से एक चुनना पड़ेगा। पंत ने कहा हमें पाप या आत्महत्या, हमें पाप या आत्महत्या में से एक चुनना पड़ेगा। उसके नीचे डालो सरदार पटेल, यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया, तो भारत बहुत से टुकड़ों में बट जाएगा। दूसरा कोटेशन लिखा, प्रत्येक दफ्तर में एक पाकिस्तान बन जाएगा। प्रत्येक दफ्तर में एक पाकिस्तान बन जाएगा। उसके नीचे डालो नेहरू सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए
सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम सिर ही कटाने को तैयार हैं। नेहरू, सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम सिर ही कटाने को तैयार हो। कहा कि सिर दर्द, ऐसा सिर दर्द जो नहीं जाएगा, इससे अच्छा सिर ही कट जाए। अब ऐसे मान चलिए बहुत मुश्किल भारी चीजों के बीच मायने रख करके, हालांकि एक बात और आती है, कई एक बात, अब इसको बंद करो।